नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विभा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से आज फिर आप लोगों के साथ में विधि शास्त्र के अंतर्गत नेचुरल लॉ स्कूल यानी कि प्राकृतिक विधि विचारधारा के अंतर्गत जो विधि शास्त्री रहे हैं उनके विभिन्न विचारों के संबंध में चर्चा करूंगी। जैसा कि पूर्व की वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि चूंकि प्राकृतिक विधि विचारधारा के अंतर्गत विभिन्न विचारकों के मत हैं, अतः यही उचित है कि हम इस विचारधारा को कुछ भागों में समझें। ठीक है ना? नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग नेचुरल लॉ स्कूल के पार्ट 1 के अंतर्गत जो प्राचीन सिद्धांत रहे हैं प्राकृतिक विधि के संबंध में उनको हम जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि प्राकृतिक विधि संबंधी जो विभिन्न सिद्धांत हैं प्राकृतिक विधि विचारधारा के अंतर्गत, उनको हम इन अलग अलग भागों में जानेंगे और समझेंगे। प्रारंभ करेंगे एंशिएंट थ्योरी से, यानी आज हम लोग प्राचीन सिद्धांत जो थे प्राकृतिक विधि संबंधी उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं हमें मालूम ही है, ग्रीस, रोम और इंडिया। तो यहाँ पर जो विचारक थे उस समय में उनके प्राकृतिक विधि संबंधी क्या विचार थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद में मिडाइवल थ्योरीज यानी मध्ययुगीन काल में जो सिद्धांत दिए गए थे वहां प्रीडोमिनेंटली हम देखेंगे कि क्रिश्चियन फादर्स के जो विचार थे प्राकृतिक विधि के संबंध में उनके बारे में चर्चा है, तो हम उनके बारे में जान लेंगे। उसके बाद में रेनेसां थ्योरीज यानी पुनर्जागरण काल में जो प्राकृतिक विधि के सिद्धांत थे वो मूलतः सामाजिक संविदा पर आधारित थे। तो सामाजिक संविदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत नेचुरल लॉ के संबंध में क्या विचार थे उनको हम जान लेंगे। और फिर मॉडर्न थ्योरीज यानी आधुनिक समय में प्राकृतिक विधि संबंधी क्या सिद्धांत हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो विचारकों के विचार रहे हैं प्राकृतिक विधि के संबंध में उनके बारे में हम जान लेंगे। ठीक है ना? तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने जो स्टार्टिंग में ही लिखा है, अर्लियर नो डिस्टिंक्शन वाज मेड बिटवीन लॉ, मोरालिटी एंड रिलीजन। प्रारंभ में विधि, नैतिकता और धर्म एक दूसरे से अलग नहीं किए जाते थे। लॉ वाज आइदर द एक्सप्रेशन ऑफ द डिवाइन विल और डिवाइन रीजन। विधि या तो ईश्वरीय इच्छा की अभिव्यक्ति थी या ईश्वरीय विवेक का द्योतक थी। अब ये बात तो हम लोग जानते ही हैं भली प्रकार से कि पूर्व की जितनी भी संहिताएं हैं उनमें मूल रूप से ये कहा गया कि ये दैवीय शक्ति के द्वारा प्राप्त हुई है। जैसे कि हम्मुराबी संहिता की प्रस्तावना को ही जब कोई देखे तो उससे पता चल जाता है कि उसमें प्राधिकारिता दैवी की इच्छा या आदेश से प्राप्त हुई है, ऐसा कहा गया है। ऐसे ही विभिन्न और भी हमारे ग्रंथ हैं जिन्हें हम जब देखते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि शुरुआती समय में जब भी कोई आदेश दिया जाता था किसी शासक के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, तो साधारणतया ये कहा जाता था कि यह ईश्वरीय इच्छा है और उन्होंने ये आदेश दिया है कि इस तरह से ये कार्य करें। तो दैवीय विधि साधारण रूप में हम देखते हैं। तो स्पष्ट है कि निरपेक्ष प्रकृतिवाद की अवधारणा ने विधि को ईश्वरीय इच्छा की अभिव्यक्ति माना और ईश्वरीय अनुशासनी पर ही जोर भी दिया। इसके कारण इसके तदर्थ सिद्धांत के रूप में युक्तिपरक परंपरा का विकास हुआ। In the form of ad hoc theory, the rational tradition developed. यानी कि ईश्वरीय इच्छा या ईश्वरीय विवेक के स्थान पर जो एक युक्तिपरक यानी रैशनल थिंकिंग की बात कही गई, उसका ऐसी परंपरा का या ऐसे ट्रेडिशन का विकास हुआ। तो अब हम लोग
प्राकृतिक विधि संबंधी प्राचीन जो सिद्धांत थे ग्रीस में, उनके बारे में जान लेंगे। ठीक है ना? एक्चुअली द ग्रीक थिंकर्स डेवलप द आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ। ग्रीक विचारकों द्वारा प्राकृतिक विधि की अवधारणा का विकास किया गया। And they are the ones who laid down its essential features, it can be said so. और प्राकृतिक विधि के आवश्यक लक्षणों को भी उन्होंने बताया, ऐसा कहा जा सकता है। यहाँ ये जानना आवश्यक है कि ग्रीस में प्राकृतिक विधि का विकास न्याय की परिकल्पना के साथ हुआ था। In Greece, the development of natural law began with the concept of justice. हालांकि न्याय को ईश्वरीय इच्छा की पूर्ति का माध्यम उनके द्वारा माना गया था, किंतु यह ईश्वरीय इच्छा युक्तिपरक इच्छा मानी गई, जिसे मानव विवेक के माध्यम से आसानी से निश्चित किया जा सके। तो justice was considered as the means to fulfill the will of God, but this will of God was considered to be the rational will which could be easily ascertained through human beings' reason. Okay? तो हेराक्लिटस वो प्रथम विचारक थे जिन्होंने समाज में व्यक्ति के स्थान को ध्यान में रखकर विधि की सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में व्याख्या की। मतलब उन्होंने ये कहा कि लॉ जो है ये एक कॉस्मिक सिद्धांत के रूप में ही है। He pointed out that the reason is one of the essentials of beings. उन्होंने ये इंगित किया कि प्राणियों में विवेक एक अनिवार्यता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रकृति मात्र पदार्थ यानी सब्सटेंस ही नहीं है, बल्कि एक संबंध है। इट इज एक्चुअली रिलेशन जो वस्तुओं की व्यवस्था निश्चित करती है, ऑर्डर ऑफ थिंग्स एसरटेन करती है ना? इनके ही अनुसार जब हम इनके विचार को देखते हैं तो इनकी दूरदर्शिता हमें इस बात से ही पता लग जाती है कि उन्होंने एक युक्तिपरक सार्वभौमिक विधि की कल्पना की, अ रीजन्ड कॉस्मिक लॉ या यूनिवर्सल लॉ की कल्पना की, और ये माना कि सभी वस्तुएं संभवतः इस युक्तिपरक सार्वभौम विधि के अनुरूप ही होती हैं। ठीक है ना? अब इसके बाद में प्राचीन जो सिद्धांत है प्राकृतिक विधि के संबंध में, उनमें हम सोक्रेटिस यानी सुकरात के क्या विचार थे, प्लेटो के क्या विचार रहे प्राकृतिक विधि संबंधी, और अरिस्टोटल यानी अरस्तु ने क्या विचार दिए थे, उनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। तो सोक्रेटिस के अनुसार यानी सुकरात के अनुसार, like natural physical law there is a natural moral law, यानी कि जैसे एक प्राकृतिक भौतिक विधि है उसी प्रकार से एक प्राकृतिक नैतिक विधि है। और उन्होंने ये भी कहा that man possesses insight known as human insight, and this insight reveals to him the goodness and badness of things. उनके अनुसार मानव के अंतर एक अंतर्दर्शन स्वतः ही होता है, और ये जो अंतर्दर्शन होता है ये उसे वस्तुओं के अच्छे होने या बुरे होने का ज्ञान कराता है, and makes him know the absolute and eternal moral rules, और साथ ही साथ शाश्वत जो नैतिक नियम है उनके भी बारे में बतलाता है। So according to Socrates, this human insight is the basis to judge the law. सुकरात के अनुसार ये जो मानव का अंतर्दर्शन है यही वो आधार है जो किसी विधि के संबंध में निर्णय करने के बारे में ज्ञान देता है। ठीक है ना? जहां तक पॉजिटिव लॉ यानी नागरिक विधि का संबंध है, यानी राज्य के द्वारा जो विधि दी गई है, तो उसके बारे में सोक्रेटिस का कहना था कि पॉजिटिव लॉ इज टू बी ओबेड। सुकरात के द्वारा ये कहा गया कि जो नागरिक विधि है या निश्चयात्मक विधि, उसका अनुपालन किया जाना चाहिए। आप लोगों को सभी को इस बारे में तो ज्ञान होगा ही कि सोक्रेटिस को एक्चुअली राज्य विधि के अनुसार मृत्यु दंड दिया गया था,
और उन्हें विषपान करना था। उससे पहले जो उनके मित्र थे, उन मित्रों ने उन्हें वहां से भाग जाने के लिए कहा। तो जब ये बात उनके सामने आई तो उन्होंने जो कहा वो यह था कि राज्य का अस्तित्व उसकी विधि पर अवलंबित होता है, यानी जो स्टेट है उसकी एग्जिस्टेंस जो होती है वो उसके लॉ पर ही निर्भर होती है। विधि जहां बुरी है, नागरिकों को उसमें परिवर्तन के लिए दलील पेश करनी चाहिए। Where the law is bad, then the citizens should actually present their arguments to change it. फिर भी जब तक वह नागरिक बना रहता है, वह विधि का अनुपालन करने के लिए बाध्य है। As long as he is a citizen, till then he is to obey the positive law. ठीक है, और इस कारण से उन्होंने पलायन करने से मना कर दिया और सीधे सीधे ये कहा कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो उससे राज्य का विध्वंस होगा, जो व्यक्तिगत तौर पर अन्याय सह लेने की तुलना में सामान्य परिणामों से ज्यादा नुकसानप्रद होगा। ठीक है, तो सोक्रेटिस ने नागरिक विधि के अनुपालन के बारे में बात कही। ये जरूर कहा कि यदि वह बुरी है तो उसको बदलने के लिए नागरिकों को दलील पेश करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सामान्यतया यहाँ पर ऐसा समय था जब हम लोग देखते हैं कि जो ग्रीक थिंकर्स हैं उन्होंने नेचुरल लॉ डेवलप किया, तो वो समय ऐसा था खासतौर से जबकि बार बार गवर्नमेंट्स चेंज हो रही थी, बहुत ज्यादा आर्बिट्रेरीनेस थी, मनमानापन था। तो ऐसे समय में जो विचारक थे उन्होंने एक ऐसे विचार के बारे में विचार करना शुरू किया जो कि स्थायित्व प्राप्त किए हुए हो और सार्वभौमिक रूप रखता हो। ठीक है ना। प्लेटो महोदय ने दरअसल जस्टिस और लॉ दोनों में ही भेद किया था और उसके संबंध में अपने विचार बतलाए थे, यानी न्याय और विधि में दोनों में ही उन्होंने भेद किया था। जस्टिस मीन्स according to Plato that a man should do his work in the station of life to which he was called by his capacities. उनके अनुसार न्याय का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी योग्यता के अनुसार अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करना ही है। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा that every member of society has his specific function and should confine his activity to the proper discharge of these functions. उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए समाज या राज्य द्वारा कुछ निश्चित कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं और उन्हें अपनी सीमाओं में रहते हुए अपने उन्हीं कर्तव्यों का भली प्रकार से पालन करना चाहिए, निर्वहन करना चाहिए। जहां तक विधि के संबंध में बात है तो उन्होंने ये कहा कि विधि के अंतर्गत 4 लक्षण जरूरी हैं। उन्होंने कहा प्राकृतिक विधि की अवधारणा जो है उसमें विधि की प्रभुता या सर्वोच्चता यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, विधि में अपरिवर्तनीयता यानी कि अनचेंजेबिलिटी, हमेशा एक समान रहने की जो का तत्व है, विधि में न्याय का तत्व यानी कि एलिमेंट ऑफ जस्टिस इन लॉ, और विधि और नैतिकता की एक रूपता एंड द यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ एंड मोरालिटी आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल लॉ। तो उनके अनुसार ये जो हैं सभी प्राकृतिक विधि के आवश्यक लक्षण हैं। उन्होंने कहा प्राकृतिक विधि का क्या प्रकृति है कि वह सर्वोच्च है और वह निरपेक्ष मूल्य रखती है। It is supreme and has absolute values. And he also maintained that natural law is always uniform. प्राकृतिक विधि सदैव एक समान रहती है and is norm for positive law, यानी राज्य की विधि की एक कसौटी है। इंटरेस्टिंगली प्लेटो के अनुसार कोई इस तरह का राज्य नहीं हो सकता जो कि बगैर विधि के जिसमें राज किया जा सके। इन फैक्ट
प्लेटो महोदय के अनुसार तो राज्य वही श्रेष्ठ है जहां पर विधि न हो। ठीक, कितने आश्चर्य की बात है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा सेकेंड बेस्ट रूप में हम कह सकते हैं कि एक राज्य वो भी ठीक चल सकता है जहां विधि हो, लेकिन वहां पर विधि में और नैतिकता में एक रूपता होनी चाहिए, और साथ ही साथ आवश्यक लक्षण जो अभी मैंने आपको बताए, यानी विधि की प्रभुता या सर्वोच्चता, विधि में अपरिवर्तनीयता, विधि में न्याय का तत्व, और विधि तथा नैतिकता की एक रूपता यदि हो जिस विधि में, तो ऐसा सेकेंड बेस्ट स्टेट हो सकता है। ठीक है ना। और अब अरस्तु यानी एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने ये माना था दैट मैन इज पार्ट ऑफ नेचर, मानव प्रकृति का अंश है। तो इसी कारण से उन्होंने यह कहा कि सिंस ही इज द क्रिएचर, ही इज अ पार्ट ऑफ ऑल द क्रिएचर्स ऑफ गॉड, वो ईश्वर के द्वारा जितने भी बनाए गए जीव हैं उनमें से ही एक है, एक अंश है, और इसी कारण से उसके अंतर्गत एक विवेक भी मिलता है जो कि सक्रिय है, एक्टिव रीजन है, जिसके द्वारा वह अपने इच्छा को रूप दे सकता है। He said that he that is a man is the part of the creatures of the God, and he possesses active reason by which he can shape his will. And therefore, according to Aristotle, by his reason, man can discover the eternal principle of justice. अपने इसी विवेक के आधार पर वह न्याय के शाश्वत सिद्धांतों को भी खोज सकता है। ठीक है। अरस्तु के द्वारा जो व्याख्याएं की गई वो आगे चल करके बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि उनसे बहुत से और भी जो दार्शनिक थे वो बहुत ही प्रभावित हुए थे। अरस्तु इस बात से भी अवगत थे कि न्याय प्रशासन में ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जब विधि की सार्वभौमिकता के कारण किसी विशेष मामले में कठिनाई हो जाए। उनको ये भी मालूम था कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में जो लॉ चूंकि यूनिफॉर्म है या यूनिवर्सल है, तो इस पर्टिकुलर कारण से ही किन्हीं किन्हीं स्पेसिफिक मैटर्स में कुछ डिफिकल्टीज हो सकती हैं, और ऐसी डिफिकल्टीज को, कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्होंने साम्या यानी कि इक्विटी की सहायता की भी सिफारिश की थी। He recommended the help of equity in such matters. अरस्तु की बात यदि हम देखें तो उनके अनुसार साम्या विधि में सुधार है, जहां विधि अपनी सामान्यता के कारण त्रुटिपूर्ण है। According to him, equity is rectification of law, where law is defective because of its generality. Okay? साम्या की जो सिद्धांत है यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, इनके बारे में आप अपनी अगली कक्षाओं में जरूर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर तो साम्या इतना ही अगर आप समझ लें कि ये एक्चुअली रेक्टिफाई करती है, सुधार करती है विधि में। किस प्रकार से करती है इसको तो आप अगली कक्षा में जान ही लेंगे। ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अरस्तु ने जो विचार व्यक्त किए थे, जो प्राकृतिक विधि के संबंध में थे और इसके सामान्य होने के कारण यानी यूनिवर्सल होने के कारण जो प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकती हैं, उसके बारे में भी उन्होंने व्यवस्था दी थी। ठीक है ना। लेकिन इन्होंने मूलतः यही कहा कि मानव जो है वह ईश्वर के द्वारा कृत जितने भी जीव हैं उस प्रकृति का ही एक अंश है, और उसके पास एक सक्रिय विवेक है जिसके आधार पर वह शाश्वत न्याय के सिद्धांतों को भी खोज सकता है। ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं कि रोम में प्राकृतिक विधि के संबंध में क्या विचार थे। So natural law first appeared amongst the Stoics, who believed that postulates of reason are of universal force and are binding on men everywhere.
ये माना जाता था कि विवेक के तत्व का सार्वभौमिक बल है तथा सभी लोगों पर वह बंधनकारी है। तो इस तरह से जो प्राकृतिक विधि है वह जाहिर हुई थी। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस बिलीफ एंटायर यूनिवर्स इज गवर्न्ड बाय रीजन। पूरा ब्रह्मांड विवेक से शासित है, ऐसी मान्यता थी। और साथ ही साथ ये भी विश्वास था that within humans there is a divine spark। सभी मनुष्यों में एक दैवीय अंतर्दृष्टि है which helps them to live in accordance with nature, जो उन्हें प्रकृति के अनुसार रहने में सहयोग करती है, which is known as natural law, जिसे प्राकृतिक विधि कहते हैं। And in it universal law is included which are higher than any law of a state। और इसके अंतर्गत किसी भी राज्य की विधि से उच्च सार्वभौमिक विधि सम्मिलित है। ठीक है ना। तो दरअसल स्टोइक्स का ये मानना था, वो ऐसा महसूस करते थे that there was a way in which the universe had been designed। एक पर्टिकुलर तरीका है जिससे कि पूरा ब्रह्मांड जो है वह डिजाइन हुआ है। एंड दैट नेचुरल लॉ हेल्प अस टू हार्मोनाइज विद दिस। और साथ ही साथ यह भी कि जो प्राकृतिक विधि है वह हमें इससे सामंजस्य बिठाने में सहयोग करती है। तो एक्चुअली स्टोइक्स डेवलप्ड द कॉस्मोपॉलिटन फिलॉसफी which was based on the equality of all human beings and on the universality of natural law। स्टोइक विचारकों ने सभी मनुष्यों की समानता और प्राकृतिक विधि की सार्वभौमिकता पर आधारित सर्वदेशीय दर्शन का विकास किया। ओके। उसके बाद हम सिसरो महोदय को देखते हैं, जो एक स्टेट्समैन और एक अधिवक्ता भी थे। ये स्टोइक विचारकों से काफी प्रभावित थे। ये उनकी तरह प्रकृति और विवेक को समान रखते थे और समझते थे कि विवेक पूरे विश्व में प्रभुत्वशाली तत्व है। अकॉर्डिंग टू हिम रीजन वॉज द डोमिनेंट फोर्स इन द यूनिवर्स। विवेक पूरे विश्व में प्रभुत्वशाली तत्व है। साथ ही साथ वो ये भी मानते थे that true law is right reason in agreement with nature। उनके अनुसार सही विधि प्रकृति से संगत उचित विवेक है। It is of universal application। यह सार्वभौमिक है। Unchanging and everlasting। ये अपरिवर्तनीय है और शाश्वत है। It summons to duty by its commands। यह आदर्श द्वारा कर्तव्य अधिरोपित करता है। And averts from wrongdoing by its prohibition। और निषेध द्वारा बुरे कर्मों से विरत करता है। ठीक है। तो सिसरो महोदय के अनुसार उन्होंने विधि को विवेक से उत्पन्न माना, जो अंतिम रूप से मानवीय परिवेश में ईश्वरीय या ब्रह्मांडीय विवेक है। ठीक है ना। साथ ही साथ उन्होंने जो विधि है उसको भी 3 सतहों में अवस्थित बताया। पहला बताया ईश्वरीय विधि या स्वर्गीय विधि, और दूसरा बताया प्राकृतिक विधि, और उसके बाद में फिर लेक्स वल्गस यानी सामान्य अर्थ में समझे जाने वाली विधि, इन 3 भागों में विभाजित किया। और प्राकृतिक विधि के संबंध में उन्होंने सीधे से ये कहा कि ये उच्च विधि के सार्वभौमिक विवेकशीलता का मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिबिंब के रूप में अनुभव किया जा सकता है। मतलब एक तरह से इन्होंने ये कहा that the universal reasonability of higher law can be experienced in the reflection of human mind। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि प्राकृतिक विधि वह साधन है जिसके द्वारा विधायन इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि मानव समाज एक राजनीतिक समाज में अच्छा और प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने के लिए सक्षम हो सके। According to Cicero, natural law is that means through which the legislation should be enacted or made so that the human society can lead a good and natural life in a political society। Okay? Now we come to India। है ना। अब हम देखेंगे कि प्राचीन काल में भारत में
प्राकृतिक विधि के संबंध में क्या विचार थे। तो ये तो हम जानते ही हैं दैट हिंदू लीगल सिस्टम इज परहैप्स द मोस्ट एंशिएंट लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ये हिंदू विधिक व्यवस्था जो है यह सबसे प्राचीन विधिक प्रणाली है ना। So we find that from very early times there was a very logical and comprehensive body of law। बहुत ही पहले से तर्कपूर्ण और व्यापक विधिक व्यवस्था यहाँ पर थी। A sense of justice pervades the whole body of law। जितना विधि का क्षेत्र है उसमें हम पाते हैं कि न्याय की जो भावना है, वह जो तत्व है वह पूरी तौर से आच्छादित उसने किया हुआ है विधि के क्षेत्र को। लेकिन बार बार जो राजनैतिक और सरकार में जो परिवर्तन होते रहे, उन सब के चलते नेचुरल लॉ यानी प्राकृतिक विधि के संबंध में यहाँ पर क्या विचार थे उनके बारे में कोई स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते हैं। किंतु ये तो हम जानते ही हैं कि अकॉर्डिंग टू द हिंदू व्यू लॉ ओज इट्स एग्जिस्टेंस टू गॉड, यानी हिंदू विचार के हिसाब से विधि ईश्वर के कारण ही अस्तित्व में है। हम ये भी जानते हैं दैट लॉ इज गिवन इन श्रुति। श्रुतियों में विधि दी हुई है। श्रुति यानी कि वो जो हमने सुना, जिन्हें हम वेद कहते हैं, एंड स्मृतिज है ना, स्मृतियों में जो हम प्राप्त करते हैं। तो इनको जब हम देखते हैं तो डेफिनेटली ऐसे कुछ टेक्स्ट हमें मिलते हैं जिनसे रीजन और जस्टिस की इंपॉर्टेंस का पता चलता है, यानी युक्ति और न्याय का क्या महत्व था वह इन पाठों से पता चलता है। जैसे कि रीजन एंड जस्टिस वर कंसिडर्ड एज गाइड्स इन लीगल मैटर्स। युक्ति तथा न्याय को विधिक मामलों में मार्गदर्शक माना जाता था। डिसीजन शुड नॉट बी गिवन बाय बेसिंग इट ऑन शास्त्रास अलोन। ये भी कहा जाता था कि निर्णय केवल शास्त्रों पर आधारित करते हुए नहीं दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी that there is a failure of dharma by a judgment devoid of reason। युक्ति रहित निर्णय धर्म की असफलता है। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो धर्म वर्ड यूज्ड है, ये जो शब्द है, इसके वही मायने या वही अर्थ नहीं है जो कि आज के समय में है। ठीक है। फिर साथ ही साथ हम दूसरा एक और पाठ पाते हैं जिसमें ये कहा गया है, इन केस ऑफ डाइवर्जेंस बिटवीन धर्म शास्त्रास अ प्रिंसिपल बेस्ड ऑन रीजन इज द राइट वन। यदि धर्म शास्त्रों में भिन्नता हो तो युक्ति पर आधारित सिद्धांत सही है। ठीक है। ये चीज महत्व की है कि ये जो युक्ति शब्द का इस्तेमाल हुआ है ये उसी अर्थ में नहीं है जिस तरीके से एरिस्टोटल या स्टोइक्स ने माना था, किंतु ये हमें अवश्य पता चलता है कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था इंटरप्रिटेशन का, निर्वचन का। साथ ही साथ प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस वर कंसिडर्ड एज गाइड्स इन मैटर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। जो न्याय के सिद्धांत हैं उनको भी निर्वचन के मामलों में मार्गदर्शक माना जाता था। So, in a different form and in a limited way, principle of natural law had their place in ancient Hindu legal system। तो हम ये मानते हैं कि एक भिन्न रूप में और सीमित तरीके से प्राकृतिक विधि का जो सिद्धांत है उसका प्राचीन हिंदू विधिक प्रणाली में, व्यवस्था में एक स्थान था। ठीक है। तो आशा है कि आज का ये वीडियो, हालांकि लगभग आधे घंटे का हो गया है, लेकिन आपको इसमें प्राचीन समय में प्राकृतिक विधि संबंधी विभिन्न जो सिविलाइजेशंस हैं, सभ्यताएं हैं, लीगल सिस्टम्स हैं, उनमें क्या विचार थे उनके संबंध में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि यदि इसमें से कोई भी बात, कोई भी अंश आपको न समझ आया हो तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं और उसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आशा है आप लोग सब अपना और अपने परिवार का और सभी लोगों का बहुत ध्यान रख रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।